हे एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। तो मैं इस बार इंट्रो में टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बहुत सारे मैचेस हैं उनकी बात करनी है, तो सीधा चलते हैं और बात करते हैं उन मैचेस की। लेट्स गो। गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। अब इस वीक बहुत सारे मैचेस हुए, बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हुए, बहुत सारे रिजल्ट्स आए और बहुत सारी टीमों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया वीकेंड गया है ये। तो हम एक एक करके सारे रिजल्ट्स की, उनके मैचेस की, सबकी बात करेंगे। तो इस बार मैं लीग से पहले थोड़ा इंटरनेशनल लेवल के मैचेस की बात कर लेता हूँ, क्योंकि दो बहुत बड़े फाइनल्स हुए इस वीकेंड में और उनके बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स भी आए। सबसे पहले हुआ एशिया कप का फाइनल, जो कि था कतर और जॉर्डन के बीच में। कतर के होम ग्राउंड में था, आप जानते ही हो, और कतर फेवरेट्स थी, दे आर द बेटर टीम। इवेंचुअली क्या हुआ, कतर जीत गई, जॉर्डन हार गई। ऑल्दो जॉर्डन फर्स्ट हाफ में इतना अच्छा नहीं खेली, मैच के अकॉर्डिंगली मैं बताना चाहता हूँ कि सेकेंड हाफ में जॉर्डन ने काफ़ी अच्छा खेला और अच्छी फाइट दी ना। जॉर्डन के लिए थोड़ा सा अनलकी हो गया इस मैच में, क्योंकि उनको पेनल्टीज जो थी ना वो कतर के उसमें चली गई। और अगर लोग कह रहे हैं कि ओ ये मैच में पेनल्टीज कतर के पास गई, कुछ गड़बड़ है, ये है वो है, तो मेरे हिसाब से जो इतना भी मैंने मैच देखा उस हिसाब से जो फर्स्ट हाफ था मेरे ओपिनियन में वो कतर ने जीता। कतर ज़्यादा बेटर खेली, दे लुक्ड मच मोर अटैकिंग एंड थ्रेटनिंग, और जॉर्डन थोड़ी सी डरी हुई और समी हुई लग रही थी पहले हाफ में। जब कतर ने डोमिनेट करना शुरू किया, गोल मार दिए, उसके बाद जॉर्डन भी थोड़ा जोश में आई और सेकेंड हाफ में उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अटैक किए। जॉर्डन अनलकी थी क्योंकि उनके पास प्लेयर्स नहीं थे जो अच्छी फिनिशिंग कर सके, अदरवाइज जॉर्डन भी गोल कर सकती थी और ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था। लेकिन ओवरऑल अगर तीन पेनल्टीज इस मैच में मिली बाय द वे कतर को, तो लोग कंफ्यूज थे कि यार इतनी पेनल्टीज कैसे मिल रही हैं, बट दे वर पेनल्टीज मेरे हिसाब से, और मुझे इस मैच में ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। कतर वर द बेटर टीम, दे डिजर्व टू विन, बट जॉर्डन ने भी बहुत मेहनत करी और इस टूर्नामेंट में जॉर्डन एक अंडरडॉग था जो फाइनल में आया, और फाइनल में भी उन्होंने लास्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद लास्ट में जॉर्डन गोल मार दे और मैच को इंटरेस्टिंग कर दे, जैसे उन्होंने पिछले मैच में मारे थे और काफ़ी अच्छा खेला था। लेकिन फाइनल में इवेंचुअली वो कतर से हार गए और कतर दो बार अब सेकेंड टाइम बन गए हैं एएफसी कप के चैंपियन। सो कांग्रेचुलेशंस टू कतर। कतर के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट किया ये। कतर अब एक इंटरनेशनल पावर हाउस बनता जा रहा है फुटबॉल में, और वो अब हमें दिख रहा है इस टीम में और इस नेशन में। तो ये था पहला बड़ा मैच जो कतर और जॉर्डन के बीच में हुआ था। दूसरा बड़ा मैच हुआ था आइवरी कोस्ट और नाइजीरिया के बीच में, जो एफकॉन का फाइनल था। ये भी बहुत बड़ा मैच था। क्यों? क्योंकि दोनों टीम में सुपरस्टार प्लेयर्स थे। ऑल्दो नाइजीरिया बेटर टीम है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन आइवरी कोस्ट भी इस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा अंडरडॉग रही है और बड़ी मुश्किल से फाइनल में आई है। किसी तरीके से वो फाइनल में आई। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नाइजीरिया ये फाइनल आराम से जीत जाएगी। उनके पास ओसिमेन है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं हर डिपार्टमेंट में, और सपोर्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन क्या हुआ? ऑल्दो नाइजीरिया ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन जो आइवरी कोस्ट का जो अंडरडॉग वाला जोश में जोश है वो दिखा सेकेंड हाफ में। तो इवेंचुअली क्या हुआ, आइवरी कोस्ट के जो स्टार प्लेयर्स थे, कैसी, अडिंगरा और लास्ट में सेबेस्टियन हैलर, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सेबेस्टियन हैलर ने तो गोल भी कर दिया लास्ट में, और इसी की वजह से आइवरी कोस्ट ने जो अंडरडॉग टीम रही है वो अब एफकॉन की चैंपियन बन गई है। सेबेस्टियन हैलर जो पिछले 2 साल पहले आई थिंक उनको कैंसर हो गया था, और कैंसर होने के बाद उन्होंने जैसे रिकवरी करके अपनी टीम के लिए गोल मारा और इतने बड़े टूर्नामेंट में अपनी टीम को विक्ट्री दिलाई अगेंस्ट ओवरवेलमिंग फेवरेट नाइजीरिया। तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि उन्होंने सारी लाइमलाइट अपने दूसरे स्टार स्ट्राइकर से छीन ली, जो एक्सपेक्ट कर रहे इससे लोग कि वो फाइनल में कुछ करेंगे। तो इट वॉज अ ह्यूज विन फॉर आइवरी कोस्ट। ड्रॉगबा, जो कि चेल्सी के लिए भी खेलते हैं और आइवरी कोस्ट के लिए भी रिप्रेजेंट करते थे, वो बड़े खुश हुए। उनको बड़ा अच्छा लगा कि उनकी टीम जो है उन्होंने इतने टाइम बाद एफकॉन जीता, और इतनी बड़ी बड़ी टीम्स, इतनी पावरफुल टीम्स होने के बावजूद
वो जीत गए। आइवरी कोस्ट से जो 3 बड़े प्लेयर इस टूर्नामेंट में निकल के आए, स्पेशली इस फाइनल में निकल के आए, वो थे फ्रैंक केसी, जिसको आप जानते ही हो, डिंगरा जो ब्राइटन के लिए खेलते हैं, और ऑफ कोर्स सेबेस्टियन हेलर, जिन्होंने पिछले 2 साल से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम झेली है उनके कैंसर की वजह से और बहुत चीज़ों की वजह से, और आज रिकवरी होने के बाद अपनी नेशन के लिए इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में विनिंग गोल मारना एक बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, कि उनको एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वो खेल ही नहीं पाएंगे अपनी नेशन के लिए, और आज उन्होंने इतने बड़े मैच में अपनी अंडरडॉग टीम को अपने गोल से जिताया। तो इट वाज अ ह्यूज मोमेंट फॉर आइवरी कोस्ट, और बहुत बड़ी मोमेंट थी सेबेस्टियन हेलर के लिए और उनके स्टार प्लेयर्स के लिए। तो अब आइवरी कोस्ट, अब देखते हैं कि आगे इसे कैसे कंटिन्यू रखती है, क्योंकि अफ्रीका में बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं जो अच्छा खेलती हैं। इस टूर्नामेंट में ऑल्दो नहीं खेल पाई, सेनेगल वगैरह से बहुत उम्मीद थी, बट दे वर नॉट मतलब गुड इनफ इस टूर्नामेंट में, और आइवरी कोस्ट ने दिखा दिया कि एक अंडरडॉग भी अगर अच्छे से खेले, अगर ढंग से खेले, तो वो भी जीत सकती है कोई मेजर टूर्नामेंट। सो इट वॉज अ ह्यूज विन फॉर आइवरी कोस्ट, और आइवरी कोस्ट को ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, सेबेस्टियन हेलर को कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने AFCON जीत लिया है। दे हैव बिकम द AFCON चैंपियंस, एंड फैंटास्टिक न्यूज़, मतलब मज़ा आ गया देख के, बहुत खुश हुआ मैं सेबेस्टियन हेलर के लिए। तो ये दोनों बहुत बड़े इंटरनेशनल फाइनल्स हुए इस वीकेंड में, और बड़ी टीम्स ने इस वीकेंड में जीत हासिल की। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने वही क्लब के मैचेस की, अपने लीग मैचेस की जो हुए। एक टाइम तो ऐसा हो गया था सैटरडे को कि इतने मैचेस हो गए थे कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था मैं कौन सा मैच देखूं, बट ट्राई किया सारे मैचेस देखने की और सारे मैचेस फॉलो करने की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 मैसिव मैचेस की जो हुए दूसरी लीग्स में, और फिर हम आगे बात करेंगे प्रीमियर लीग की, लास्ट में बात करेंगे। सबसे बड़े मैच हुए थे बायर लेवरकुसन वर्सेस बायर्न म्यूनिख, जो मैच था वो बहुत बड़ा मैच था लीग के लिए, और रियल मैड्रिड वर्सेस जिरोना जो मैच हुआ था ला लीगा में, वो भी बहुत बड़ा मैच था। तो क्या हुआ इन दोनों मैचेस में? पहला मैच था बायर वर्सेस बायर्न म्यूनिख। उसमें एक्सपेक्टेड था कि बायर्न म्यूनिख रिटर्न करेगी, और उन्होंने शुरुआत भी अच्छी की। फर्स्ट हाफ में उन्होंने अटैक किया और अच्छा खेला फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स। एक बार जब बायर लेवरकुसन जब फॉर्म में आई अपनी, जो वो चाबी अलोंसो बॉल खेलने लगी, तो उन्होंने फिर मैच में जो पूरा अपना पकड़ है उसको बनाना शुरू कर दिया, और ओवरऑल फर्स्ट 10 मिनट्स के बाद बायर लेवरकुसन ने पूरा मैच डोमिनेट किया, 3 गोल किए। तीसरा गोल तो बहुत ही जबरदस्त मारा था फ्रिम्पोंग ने, 3 गोल किए उन्होंने, कंप्लीटली डोमिनेट किया बायर्न म्यूनिख को, और अब लीग में इस जीत के बाद 5 पॉइंट्स की बढ़त बना ली है, और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप ले लिया है अब बुंडेसलीगा टाइटल जीतने का। आप सब जानते हो कि बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ही जीतती है, वो डोमिनेंट टीम होती है, लेकिन अभी बायर्न म्यूनिख की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। इस मैच में वो बहुत ही खराब खेल रहे थे, कोई भी डिपार्टमेंट उनका जॉइंट और साथ नहीं लग रहा था, सब ऐसा लग रहा था डिसजॉइंटेड खेल रहे हैं। डिफेंस बेकार लग रहा था, मिडफील्ड का कोई कंट्रोल नहीं था, और अटैक में कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था। पूरे मैच में कोई शॉट ही नहीं ली उन्होंने ढंग से, आई थिंक 1 या 2 शॉट ली होंगी, और ज़्यादातर जो मैच था कंप्लीटली डोमिनेट किया बायर लेवरकुसन ने। डिफेंसिवली भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला, कोई शॉट आने भी नहीं दी गोल पे, मतलब दोनों साइड से, डिफेंस और अटैक साइड से बायर लेवरकुसन ने डोमिनेट किया, और जावी अलोंसो ने दिखा दिया कि भाई वो कोच ऑफ द फ्यूचर है। बहुत बढ़िया खेला, अपने कंपटीशन से 5 पॉइंट की लीड ले ली है, और अब बढ़ गए हैं टुवर्ड्स देयर बुंडेसलीगा टाइटल आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। मतलब बायर लेवरकुसन हार्डली जीतती है, सारी लीग बायर्न म्यूनिख ही डोमिनेट करती है, बट इस बार उन्होंने दिखा दिया कि भाई वो रियल डील है, उनकी टीम रियल डील है, और जैसे उनकी टीम के प्लेयर्स खेल रहे थे लग रहा था कि ये टीम जेल होके बहुत बढ़िया खेल रही है। सो ऑल कंग्रेचुलेशन टू बायर लेवरकुसन और जाबी अलोंसो फर्स्ट क्लास कोच हैं, और उन्होंने बायर लेवरकुसन को क्या फुटबॉल खिलाया है, मज़ा आ गया देख के। ये मैच मुझे बहुत अच्छा लगा, जो जाबी बॉल थी वो देखने को मिली, और मज़ा आ गया ये मैच देख के। दे डिजर्व इट, बायर लेवरकुसन डिजर्व करता है ये मैच जीतना। बायर्न म्यूनिख ने इस मैच में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उनकी साइड से कोई रिव्यू भी नहीं है मिल रहे, सिर्फ बायर लेवरकुसन की ही मैं बात करूंगा इस मैच में। तो ये मैच बायर लेवरकुसन जीत लिया और बहुत बड़ी बढ़त ले ली ना। सब लोग कह रहे हैं लीग खत्म हो गई, लीग अभी खत्म नहीं हुई है, बायर्न म्यूनिख वापस आ सकता है लीग में, बट 5 पॉइंट की इस स्टेज में बढ़त लेना बायर लेवरकुसन के लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, उन्होंने एक मैच हारे नहीं है इस सीजन में,
उस सीजन में ऐसा लग नहीं रहा है देख के कि बायर लेवरकुसन अब ये लीग हार सकती है. सो इट वॉज अ बिग स्टेप फॉर बायर लेवरकुसन एंड अ पुअर डिस्प्ले फ्रॉम बायर्न म्यूनिख. तो एक ये बड़ा मैच था. उसके बाद दूसरा बड़ा मैच था रियल मैड्रिड वर्सेस जिरोना. जिरोना एक सरप्राइज पैकेज निकल के आया ला लीगा में. बारसा की तो डिक्लाइन हो गई है. एटलेटिको मैड्रिड ठीक ठाक खेल रही है बट दे आर नोवेयर नियर रियल मैड्रिड. एक टीम ऐसा लग रहा था कि रियल मैड्रिड को कंपटीशन दे पाएगी ला लीगा के लिए, वो थी जिरोना. क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत सरप्राइजिंगली मतलब बिल्ड बैक से बिल्ड कर रहे हैं और बहुत ही अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं. तो लग रहा था कि अच्छा कंपटीशन आएगा. लेकिन क्या हुआ, इन दी एंड रियल मैड्रिड ने जिरोना को एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय कर दिया. जैसे बायर लेवरकुसन ने 3-0 से बायर्न म्यूनिख को डिस्ट्रॉय किया, वैसे इन्होंने 4-0 से आई थिंक डिस्ट्रॉय पूरा कर दिया. कंप्लीट डोमिनेशन, जबरदस्त गोल और मिडफील्ड का कंट्रोल पूरा रियल मैड्रिड के पास था. इस मैच में जिरोना एक रेलीगेशन वाला क्लब लग रही थी और लग ही नहीं रहा था कि वो जिरोना है जो लीग में इतना अच्छा खेल रही है. बेलिंगम का जो गोल था, अगर आपने देखा हो, विनीशियस जूनियर का जो गोल था, रोड्रिगो का जो गोल था, कोई भी गोल आप ले लो, इतने जबरदस्त गोल थे. मतलब रियल मैड्रिड ने इतना डोमिनेंस दिखाया इस मैच में कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रियल मैड्रिड का लीग में कोई कंपटीशन है. अगर आप पीछे से बात करो बार्सिलोना की, तो वो फिर ड्रॉ कर दिया उन्होंने मैच. तो इसलिए अभी रियल मैड्रिड का कोई कंपटीशन नहीं है. इस मैच में कंप्लीटली डोमिनेट किया. जूड बेलिंगम मेरे मैन ऑफ द मैच थे, विनीशियस जूनियर भी मेरे दूसरे मैन ऑफ द मैच थे. दोनों ने तो कमाल का डिस्प्ले किया एंड मतलब अमेजिंग. गोल से लेके मिडफील्ड कंट्रोल से लेके मतलब पूरा मैच डोमिनेट किया उन्होंने और जिरोना को पूरी तरीके से हरा दिया. मतलब उनको सामने आने ही नहीं दिया, रहने ही नहीं दिया. तो जिरोना के प्लेयर्स मैच का बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वो जिरोना है. और जैसा मैच मैंने एक्सपेक्ट किया था इन दोनों को, क्लोज मैचेस, ये दोनों के दोनों मैच ही उतने क्लोज थे नहीं. मतलब उतने क्या क्लोज ही नहीं थे. वहाँ बायर लेवरकुसन ने डोमिनेट किया कंप्लीटली, इधर रियल मैड्रिड ने डोमिनेट किया और ये दोनों ने अब पड़क बना ली है अच्छी, जहां से लग रहा है कि अब इन टीम्स को कोई नहीं हरा सकता फॉर बुंडेसलीगा एंड ला लीगा टाइटल. तो दोनों ये बहुत बड़े मैच थे फॉर जाबी अलोंसो, फॉर अपना डॉन कार्लो के. दोनों कोचेस ने जबरदस्त खेला. इनफैक्ट रियल मैड्रिड की ये भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उनके फुल बैक्स ही नहीं थे, पीछे ऐसी रैंडम डिफेंस लाइन थी उनकी. लेकिन कार्लो एंचेलोटी इतने अच्छे मैन मैनेजर हैं कि उन्होंने वो अपने जितने भी प्लेयर्स उनके अवेलेबल होते हैं उसी से उन्होंने अच्छा एक से कहते हैं ना एक वर्क रेट निकाल लिया और इस मैच में कंप्लीटली डोमिनेट किया. सो ऑल कूडोस टू कार्लो एंचेलोटी. रियल मैड्रिड में बहुत अच्छा खेला उन्होंने. और ऑफ कोर्स जाबी बॉल के लिए आई थिंक जाबी अलोंसो इज द रियल डील. वो आगे किसी बड़े क्लब के लिए खेलेंगे या मतलब कोच करेंगे. ही डिजर्व्स इट. जो भी उन्हें सक्सेस मिल रहा है ही डिजर्व्स इट. और मैं चाहता हूं कि इस बार वो ट्रेबल जीतें अपने बुंडेसलीगा के साथ. तो ये दोनों बहुत बड़े मैचेस थे, बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस थे जो हुए और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस थे अपनी अपनी लीग के लिए, जहां रियल मैड्रिड और बायर लेवरकुसन ने अपनी अपनी लीग में डोमिनेशन बना के रखी. उसके बाद दो मैचेस इसमें भी हुए सेरी आ में जो बड़े इंटरेस्टिंग थे. मैं उनकी भी जरा सी फटाफट बात कर लेता हूँ. रोमा वर्सेस इंटर हुआ था, जहाँ एक्सपेक्टेड था कि इंटर जीतेगी और यही हुआ. इवेंचुअली इंटर जीत गई. इंटर ने इस मैच में कंप्लीट डोमिनेशन किया. 2 गोल जो रोमा ने किए वो इंटर की खुद की गलती से हुआ क्योंकि उन्होंने रन ट्रैक नहीं की 2 बार और उसी की वजह से वो गोल खा गई. अदरवाइज ओवरऑल इंटर ने कंप्लीट डोमिनेशन दिखाया और ये मैच कंप्लीटली अपने कब्जे में कर लिया. इंटर इस समय बहुत बढ़िया टीम लग रही है, स्ट्रॉन्ग फेवरेट लग रही है सेरी आ टाइटल के लिए. और इस मैच में जिस तरीके से उन्होंने रोमा के अगेंस्ट डोमिनेशन किया वो देखने लायक था. और जो रोमा का स्ट्रक्चर था ना मोरिनियो के सामने, मोरिनियो तो चले गए, वो स्ट्रक्चर इसमें मैच में कंप्लीट टूट चुका था. और लुकाकू भी इस मैच में कुछ नहीं कर पाए, दिबाला भी कुछ नहीं कर पाए और रोमा इस मैच में हारी हुई टीम लग रही थी. इंटर कंप्लीट डोमिनेशन के साथ एक जज्बे के साथ खेल रही थी कि वो उनको लीग जीतनी है. अब तो वो उस तरीके से खेल रहे थे कि वो लीग के मतलब वन ऑफ द दावेदार हैं, तो वो जीत गए. नेक्स्ट बड़ा मैच था मिलान, एसी मिलान वर्सेस नापोली. इस मैच में भी एक्सपेक्टेड था एसी मिलान जीतेगी और इवेंचुअली वही हुआ, 1 गोल से जीत गई. नापोली ने ओवरऑल तो मैच में ज़्यादा कुछ किया नहीं, थोड़े बहुत उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी जो कि उनके सक्सेसफुल नहीं हुए. इस मैच में भी मिलान का डोमिनेशन था. जिरू को भी चांसेस मिले थे, तो ये स्कोर लाइन 1-0 थी लेकिन ये और ज़्यादा हो सकती थी.
ओवरऑल मिलान बेटर टीम थी, उन्होंने नापोली को कंप्लीट डोमिनेशन किया और इजीली ये मैच अपने कब्जे में कर लिया। अब ऐसा लग रहा है लीग पे मिलान टीम्स का ही कब्जा होगा और इंटर सबसे स्ट्रांग फेवरेट लग रही है और एसी उसके बाद नेक्स्ट फेवरेट लग रही है टू विन द लीग। मुझे नहीं लग रहा और कोई टीम उनसे compete कर पाएंगी और ये दोनों टीम्स अब आराम से अपने मैचेस जीत रही हैं। तो ये वीकेंड में इन्होंने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए कंप्लीट डोमिनेशन के साथ। ऑल्दो मिलान की जो मिलान वाले मैच में स्कोर लाइन थी वो सिर्फ 1-0 थी, लेकिन वो 2 या 3-0 भी हो सकती थी जिन्होंने अपने चांसेस मिस कर दिए, मतलब मिलान ने अपने चांसेस मिस कर दिए। अगर वो अपने चांसेस पूरे ले लेते तो ये लाइन और भी आगे चली जाती। तो ये दोनों मैचेस हुए थे सेरिया में, ठीक है। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं प्रीमियर लीग की। प्रीमियर लीग में भी बड़े मैचेस हुए। पहले मैं क्विकली आसान वाले मैचेस की बात करता हूं जिसमें बड़ी बड़ी टीम्स जीत गई। बेसिकली इस ओवरऑल इसमें सारी बड़ी टीम जीत गई इस वीकेंड में। इंटरेस्टिंग मैच था। आर्सेनल ने वेस्ट हैम को हरा दिया, कंप्लीट डोमिनेशन किया, 6-0 से हरा दिया। कोई उम्मीद नहीं थी, वेस्ट हैम देख के भी नहीं लग रही थी कि वो गेम में है। डेक्लन राइस बहुत बढ़िया खेले, साका ऑफ कोर्स अच्छा खेले एंड जो आर्सेनल थी वो कंप्लीटली डोमिनेट कर गई वेस्ट हैम को। वेस्ट हैम वर एब्सोल्युटली पिस पुअर इन दिस मैच। बहुत ही गंदी खेल रही थी वेस्ट हैम। कोई प्लेयर उनका ऐसा लग रहा था फॉर्म में ही नहीं है और मतलब रेलीगेशन कैंडिडेट की तरह खेल रही थी वो वेस्ट हैम और आर्सेनल ने उनको एक मौका नहीं दिया और बुरी तरीके से हरा दिया 6-0 से। तो आर्सेनल अपना गेम जीत गई और आगे बढ़ गई। उसके बाद मैन सिटी फॉर्म में आ गई और मैन सिटी भी अपना मैच जीत गई। हालैंड वापस आ गए, 2 गोल मार दिए। डे ब्रुयने की असिस्ट थी, डे ब्रुयने हालैंड अब वापस आ गए हैं और अब लग रहा है कि मैनचेस्टर सिटी की ये जो विनिंग रन है वो आगे कंटिन्यू होने वाली है। तो मैनचेस्टर सिटी भी अपना मैच जीत गई बहुत इजीली। एवर्टन को कोई चांस नहीं दिया। ऑल्दो फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था कि एवर्टन भी अच्छा खेल सकती है, लेकिन मैन सिटी ने कंप्लीटली डोमिनेट किया। हालैंड भी वापस आ गए हैं, डे ब्रुयने भी वापस आ गए हैं और मैन सिटी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है। तो मैन सिटी ने भी अपना मैच कंप्लीटली डोमिनेट कर लिया। नेक्स्ट थी लिवरपूल। लिवरपूल ने भी अपना मैच आराम से जीता और उन्होंने एक गोल खा लिया, बट ऐसा लगा ही नहीं कि लिवरपूल पुअर खेल रही है या बहुत बेकार टीम है। ऐसा लग ही रहा था कि अपने होम ग्राउंड में तो वो जीत ही जाएगी और इवेंचुअली उन्होंने भी 3-1 से बर्नली को हरा दिया। तो ये जो 3 बड़े टाइटल कंटेंडर्स हैं इन्होंने तो अपने मैच बहुत ईजिली जीत लिए और ये फेवरेट्स भी थे अपने मैच के। फिर एक और टीम जो बीच में घुसी हुई है उनका मैच था, वो थी आपकी स्पर्स। स्पर्स का मैच इतना ईजी नहीं था, बहुत ट्रिकी था। लास्ट तक ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है। स्पर्स वर्सेस ब्राइटन में बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा था, लेकिन लास्ट में 96 मिनट में स्पर्स ने गोल मार दिया और वो ने मैच को क्लिंच कर लिया और वो भी उसी पॉइंट्स टैली के बीच में टिके हुए हैं। ऑल्दो स्पर्स को कोई चांस नहीं दे रहा, लेकिन स्पर्स भी आउटसाइड चांस उनका भी है क्योंकि वो सिर्फ 5 पॉइंट पीछे, इतना क्लोज चल रहा है अभी। तो वो भी जीत के साथ उसी जगह पे फंसे हुए हैं। अभी ऐसी स्टेज आ गई है कि ये जो लोग हैं ना जो खेल रहे हैं, इन्होंने अगर मैच हारने लग गए ना तो ये टाइटल रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मैन सिटी अच्छे फॉर्म में जाने वाली है अब, ऑलरेडी चल रही है मतलब, और वो बहुत अच्छा एक रन में जाती है। तो अगर आर्सेनल, लिवरपूल, स्पर्स, इनको अगर कोई भी तरीके से मैन सिटी को चैलेंज करना है फॉर द टाइटल, तो इनको भी एक अच्छी रन पे जाना पड़ेगा और ऐसे सारे मैचेस इनको अब जीतने पड़ेंगे। जहां ये मैच हारे वहां पे गैप बढ़ता रहेगा और इवेंचुअली मैन सिटी जीत जाएगी। तो ये 3 कंपेटिटर थे, ये अपने अपने मैचेस तो जीत गए। ऑल्दो स्पर्स को बहुत इशू हुआ लास्ट में, बट स्टिल दे वन द मैच और वहीं पर बीच में पॉइंट्स में घुसे हुए हैं वो, तो ये जीत गए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच हुआ जो था एस्टन विला वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। इसमें एक्सपेक्टेड ये था, मैंने अपनी प्रेडिक्शन में ये बोला था कि एस्टन विला इस बार वापस आएगी और अपने होम ग्राउंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराएगी, क्योंकि एस्टन विला पिछला गेम भी हार गई थी चेल्सी से और एक अच्छी टीम है। क्या हुआ, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पहले गोल मारा और एस्टन विला पीछे हो गई। एस्टन विला सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ में तो एस्टन विला ने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, सेकंड हाफ में वो फिर गोल पे ज़्यादा अटैक करने लगी। उससे क्या हुआ, उससे उन्होंने गोल मार दिया, एक गोल मार दिया और उसका अटैक करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर से ये मैच हार जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम तक 15-20 मिनट तक एस्टन विला ऐसी टीम थी जो अटैक करती जा रही थी और गोल को मिस कर रही थी।
ऐसा लग रहा था या तो मैच ड्रॉ होगा या फिर एस्टन विला जीत जाएगी। एक ही टीम लग रही थी जो अटैक पे अटैक अटैक पे अटैक करी जा रही थी। लेकिन क्या हुआ, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले फिर से स्कॉट मैकटोमिने जिसको सब्स्टिट्यूशन में लाया गया था, उन्होंने मैच को उनमें गोल मार दिया और मैनचेस्टर यूनाइटेड सडनली ये मैच जीत गई और अपनी विनिंग स्ट्रीक को भी उन्होंने भी बरकरार रखा, जो बहुत कम लोगों को उम्मीद थी। सो इट वाज गुड न्यूज़ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस कि जहां पे लग रहा था कि वो हार जाएंगे या मैच ड्रॉ हो जाएगा, वहां पे उन्होंने जीत हासिल की और अपने उस विनिंग मोमेंटम को आगे कंटिन्यू किया फॉर फर्दर मैचेस। तो इट वाज अ पुअर लॉस इन द एंड फॉर एस्टन विला। अगर एस्टन विला ऐसे ही हारती रही तो वो लीग टेबल में जो अभी फंसी हुई है ना 3 या 4 पोजीशन पे, वो पोजीशन से चली जाएगी और स्पर्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड और जो दूसरी टीम है ना वो ऊपर आने लगेगी, क्योंकि न्यूकासल भी अपना मैच जीत गया। उन्होंने भी बहुत बढ़िया खेला इस वीकेंड में और अपने मैच में बहुत अच्छे से जीत हासिल की। तो मोस्ट जो बड़ी टीम्स हैं वो ये वीकेंड पे जीत गई और वो आगे बढ़ गई और अब ऐसा लग रहा है कि जो बिग टीम्स हैं वो अब अपना विनिंग रन कंटिन्यू करके सारी टॉप पोजीशंस को अक्वायर करेंगी। तो इन सब का मैचेस हो गया और फिर उसके बाद एक मैच बच गया था जो कल हुआ, वो था चेल्सी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस ना। चेल्सी अभी डिसरे में है, अच्छा नहीं खेल रही है, ऑल्दो एस्टन विला के साथ उन्होंने अच्छा खेला था, और क्रिस्टल पैलेस तो उनसे भी गंदी फॉर्म में चल रही है और उनसे भी उनका क्लब पूरा डिसरे हुआ है। तो एक्सपेक्टेड क्या था, ऑल्दो चेल्सी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये मैच में चेल्सी की जीत एक्सपेक्टेड थी। हुआ क्या, इन दी एंड चेल्सी जीत गई, बट फर्स्ट हाफ में चेल्सी ने बहुत खराब खेला। फर्स्ट हाफ का डिस्प्ले चेल्सी का बहुत ही बेकार था। उसके बाद पोचेटिनो ने सेकंड हाफ में थोड़े टैक्टिकल चेंजेस किए, जिसकी वजह से चेल्सी ने सेकंड हाफ में ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले किया, एक गोल मारा और इवेंचुअली कॉनर गैलेगर ने चेल्सी को बचा लिया 2 गोल मार के, और इन दी एंड एंजो फर्नांडिस ने विन को सील कर दिया 3रा गोल मार के, और चेल्सी कमबैक के साथ 3-1 से जीत गई। ऑल्दो चेल्सी जीती है, लेकिन बहुत सारे फैंस आर नॉट कन्विंस्ड कि चेल्सी अभी भी अच्छा खेल रही है, क्योंकि फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी उनकी और जैसा उन्होंने एस्टन विला के साथ खेला था उससे कंप्लीटली ऑपोजिट थी। तो ऑल्दो उनको जीत तो मिल गई है, लेकिन उनके लिए बहुत टफ फिक्चर्स अब शुरू हो गए हैं। अब उन्हें नेक्स्ट 2 मैचेस मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल के साथ खेलने हैं, तो देखना पड़ेगा कि वो कैसे इसे फेस करेगी, इतने टफ अपोजिशन को, और कैसे इससे बाहर आएगी। बट अभी के लिए तो चेल्सी भी अपना मैच जीत गई और सारी बिग टीम्स ने अब इस वीकेंड में विक्ट्री ले ली। तो अब देखते हैं कि कौन सी टीम फॉल्टर करती है नेक्स्ट वीकेंड। बड़ा इंटरेस्टिंग मैचेस आने वाले हैं, मैन सिटी वर्सेस चेल्सी का बहुत बड़ा मैच आने वाला है और भी बहुत सारे मैचेस आने वाले हैं, तो सबका हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ये मैचेस कैसे आते हैं और क्या होता है इनमें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीकेंड अब आने वाले हैं सारे। उसके अलावा बीच में अभी कराबा कप का फाइनल भी आने वाला है और FA कप के मैचेस भी आने वाले हैं, तो उनको भी हम कवर करेंगे। तो ये तो फाइनल मैच का पूरा मैंने रिव्यू कर लिया। अब एक न्यूज़ मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ बिफोर आई एंड द वीडियो। एक ये बीच में अभी न्यूज़ आई थी ब्लू कार्ड के इंट्रोडक्शन की, सिन बिन के इंट्रोडक्शन की फुटबॉल में। तो मेरा ओपिनियन क्या है, वैसे मैंने अपना ओपिनियन सोशल मीडिया में दे दिया है, बट मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि ये जो रूल है ये अभी ये ट्राई कर रहे हैं लोअर लीग्स में, बट आई थिंक ये फुटबॉल में नहीं आना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, इससे नुकसान ही होगा और गेम ज़्यादा स्लो हो जाएगा। रूल बेसिकली ये है कि अगर कोई प्लेयर रेफरी से अपने कार्ड के लिए प्रोटेस्ट करता है, कुछ बोलता है, तो उसको ब्लू कार्ड दिखा दिया जाएगा और उसे 10 मिनट के लिए बाहर रखा जाएगा, जिससे टीम की पूरी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली एक तरीके से टेम्परेरी रेड कार्ड होता है। बट ये और स्पोर्ट्स में काम करता है, लेकिन फुटबॉल में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डूबियस डिसीजंस होते हैं और प्लेयर्स लड़ाई करते ही हैं। तो अगर उनको ब्लू कार्ड दिखा दिया गया तो टीम का पूरा मोमेंटम और टीम का पूरा सीजन एक गेम की वजह से खराब हो सकता है और मैच में मजा नहीं आएगा, फैंस की प्रोटेस्ट भी शुरू हो जाएगी। ये ट्राई तो कर रहे हैं ये लोग लोअर लीग्स में, बट मुझे नहीं लगता इसको प्रॉपरली फुटबॉल में लाना चाहिए। फुटबॉल में अभी के रूल्स हैं वो मोर देन इनफ हैं। पहले जो करंट रूल्स इंट्रोड्यूस किए थे ऐसे वार वगैरह, उनको ठीक करना चाहिए रादर दैन नए रूल्स को लाना चाहिए। फुटबॉल जैसे चल रहा है अभी उसी से चलाएं और उसी में ही खुश रहें। वार को थोड़ा बेटर करें ताकि स्पीड फास्ट हो और करेक्ट डिसीजन आए, और कोई नया रूल अभी ना ही लाएं इस टाइप का फुटबॉल में स्पेशली, वो ज़्यादा बेटर रहेगा स्पोर्ट्स के लिए। ये मेरा ओपिनियन है इस गेम के लिए। तो ये थी कुछ न्यूज़, अभी कुछ ट्रांसफर न्यूज़ मुझे सुनने को मिली थी
कुछ नापोली वगैरह के ट्रांसफर हुए थे, मैं उसकी बात ढंग से करूँगा बाद में, लेकिन यही एक मेन टॉपिक मुझे डिस्कस करना था अभी। और इतने सारे मैचेस हुए, इनके ओपिनियंस आपसे शेयर करने थे। होपफुली आपके लिए वीकेंड बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा। अभी और बहुत मैचेस आ रहे हैं, तो वो भी देखना, एंजॉय करना। मैं उनके प्रीव्यू रिव्यू लाता रहूँगा। और हमें सोशल मीडिया में फॉलो करना, इंस्टाग्राम और ट्विटर में हम लोग अवेलेबल हैं, डिस्कॉर्ड में भी हैं बाय द वे। और हमें हमारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहना। अगर आपको ऑडियो में देखना है तो ऑडियो में भी अवेलेबल है सारे प्लेटफॉर्म से, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर पॉडकास्ट और कीप फॉलोइंग अस ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। और आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में विद मोर प्रीवियस रिव्यूज़, और ये कुछ ट्रांसफर्स की भी मैं बात करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय फ्रॉम माय साइड। बाय।